sir. Good afternoon, sir. Yes, yes, Jagesh Vada. Okay, good afternoon. So, yes, this could be our last session for today. And before closing today's session, I want to give you a glimpse or the idea of new topic that we are going to start. सिलेबस में हमने बोला था कि यूनिट 1 का जो सेकंड पार्ट हमको स्टार्ट करना है, उसका कंसेप्ट है क्लास. व्हाट इज क्लास, हाउ इट इज यूज्ड इन C++, वो देखना है हमको. उसका इनिशियल आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, यू टू बी अटेंटिव. जो हमने यूनिट 1 के स्टार्टिंग में देखा था, POP और OOP, जो फुल फॉर्म पता है उसके, POP और OOP? POP, that is Project oriented programming. हाँ, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, करेक्ट. एंड OOP इज Object oriented. very good. Object oriented. So which is better and which is more good for real life problems? POP. Object oriented. जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स Object को, oriented. हाँ, POP जो है बेटा वो ओल्ड फैशन हो गया POP, बट वो कंसेप्ट समझने के लिए बराबर है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझना है तो. बट वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स उतने मैचिंगली शेयर नहीं करता. OOP जो है वो हमारे रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, डेफिनेशन है, जो वर्किंग है, उसको हमको प्रोसेस को कंप्यूटराइज करना है. तो ऐसे सब प्रॉब्लम में तो ऐसे प्रोसेस के लिए OOP बेस्ट सूटेबल है, बेस्ट मैचिंग है. कैसे है? तो हमने अब तक तो सिर्फ OOP का कोई कंसेप्ट स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ एक आध पॉइंट आपने देखा जो फंक्शन ओवरलोडिंग वाला देखा था वही. अदरवाइज सी कमांड देखे कि जो नॉर्मल से कितने बेहतर है, हाउ दे आर मोर गुड. बट टुडे लेट मी शेयर विथ यू फर्स्ट ऑफ ऑल where is the syllabus. I hope everybody can see the syllabus on the screen. Yes, sir. तो इसमें जो पहले 3 पॉइंट है ना, उसके बारे में देखना है, एंड देन वी कैन क्लोज टुडेज टॉपिक. ये हमको लीड करेगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के लिए. ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये दोनों, एंड देन C++ का डिफरेंस क्या है. तो ये जो पहले 2 पॉइंट है ना, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन वो क्या चीज है, प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कहाँ पे POP कहाँ पे OOP काम में आता है, उसके बारे में है. तो टुडे बाकी सारी चीजें हमने देख ली है और ये बाकी सबके हमने प्रोग्राम भी बना लिया है. बट ये दो जो पहले 2 पॉइंट है, दैट विल लीड अस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट 1, जिसमें स्ट्रक्चर ऐसे क्लासेस वाला टॉपिक है, वहां पे हमको वो ले जाएगा. ये 2 पॉइंट बता रहा हूँ, OOP एंड POP का डिफरेंस, एंड देन व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ OOP. एक बार मैंने वो बताया था, आपने शायद स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, कि A+B करवाते हैं, प्लस इज द एडिशन प्रोसीजर, तो फिर लिमिटेड हो जाता है फंक्शनलिटी, और हम ऑपरेटर पे फोकस ना करें, ऑपरेंड पे फोकस करें, तो मल्टीपल ऑपरेशंस कैन बी डिराइव्ड, ऐसा बताया था, बराबर है. तो POP के अंदर, हाँ, POP के अंदर प्रोसीजर पे फोकस होता है, मतलब क्या प्रोसीजर है, क्या फंक्शन है, क्या प्रोसेस करनी है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, तो उसमें लिमिटेड फंक्शनलिटी मिलती है. बट अगर हमारा फोकस हम डाइवर्ट करें, ऑपरेटर के बदले ऑपरेंड पे ले जाए, मतलब डेटा कौन सा है, तो डेटा या तो ऑब्जेक्ट या तो क्लासेस, विल कम टू दैट. अगर उसके ऊपर फोकस करते हैं तो उसके बेस पे हमको बहुत सारे ऑपरेशन मिलते हैं. A+B के बदले अगर मैं AB सिर्फ उसके ऊपर फोकस करता हूँ डेटा पे, तो AB 2 वेरिएबल का क्या क्या हो सकता है, मैंने बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब हुआ था. वही कंसेप्ट में आगे बताना चाहता हूँ. लेट अस सी द फर्स्ट टॉपिक. OOP कंसेप्ट्स, हाँ ये रहा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है. तो जस्ट आई गो थ्रू दिस, इजी लैंग्वेज है अंडरस्टैंडिंग के लिए. ऑब्जेक्ट्स, दे आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज. ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो गया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हो गया, कार इज द ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रॉपर कार, बराबर. तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स है रियल लाइफ के, ये बेसिक रन टाइम एंटिटीज है. दे कंटेन डेटा एंड द कोड टुगेदर, मतलब उसमें डेटा भी है, मतलब वेरिएबल भी है, एंड कोड मतलब फंक्शन भी है. दे मे रिप्रेजेंट अ पर्सन, पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अ बैंक अकाउंट,
a place, a table of data, or any item in the program that must handle. ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है easily. Program objects, they should be chosen such that they match closely with the real world. आपको रियल वर्ल्ड से मैच हो जाए, ऐसा एकदम क्लोजली मैच हो जाए, ऐसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए. जैसे कि आप स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का S1 S2 S3 ऐसे ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, तो उसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका कोर्स, उसका आईडी, फोन नंबर, ईमेल, ये सारा चीज आना चाहिए. मतलब स्टूडेंट के रिलेटेड ही होना चाहिए, क्लोजली मैच होना चाहिए रियल लाइफ से. दैट इज वन. ओके. एंड सेकंड थिंग, ऑब्जेक्ट्स टेक अप स्पेस इन मेमोरी. कंप्यूटर में जब बात करेंगे हम लोग, तो जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे दैट मींस एक्चुअली मेमोरी एलोकेट हुई. जैसे हम नहीं बोलते कि इंटीजर आई, मतलब क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया सिर्फ, राइट. इंटीजर आई ऐसा लिखा आपने, तो इंटीजर क्या है, टाइप है, आई क्या है, वेरिएबल है, तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ. जब आप बोलोगे आई इक्वल टू 20, तो 20 की वैल्यू आई में स्टोर हुई. स्टोर हुई मतलब उसको कोई मेमोरी एलोकेट हुई, तब मेमोरी ऑक्यूपाई हुई. रैम के अंदर कोई 2 बाइट्स का मेमोरी स्पेस आई वेरिएबल के लिए असाइन हो गया. तो दैट ऑब्जेक्ट्स टेक अप स्पेस इन मेमोरी. हमारे पास कंप्यूटर में दो ही चीज होती है जिसके ऊपर ध्यान देना है, एक तो स्पीड और एक मेमोरी. कंप्यूटर हैज टू मेन थिंग्स. मेमोरी कम से कम यूज होनी चाहिए, स्पीड सबसे फास्ट होनी चाहिए. ये दो ही पैरामीटर पे आपका ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क करता है, ये तो कोई भी कंप्यूटर काम कर सकता है. सो आई रिपीट अगेन, देयर आर टू मेन पैरामीटर्स इन कंप्यूटर. रियल वर्ल्ड से देखने चाहो तो कंप्यूटर के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है जिसको आप हार्ड डिस्क और रैम बोलते हो, तो उसका परफॉर्मेंस एक देखना होता है. दूसरा, कंप्यूटर के पास स्पीड होती है प्रोसेस करने की. 3 मिलीसेकंड में हुआ, 2 मिलीसेकंड्स में हुआ, तो ऑब्वियसली आप कौन सा प्रीफर करोगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. 3 मिलीसेकंड की 2 मिलीसेकंड्स, 2 मिलीसेकंड्स. मतलब जो स्पीडी है, जो फास्टर है, वही है. अगर आप मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करते हो, अगर वो ऐप सपोज 5 MB की है, तो वो ऐप थोड़ी स्लो चलती है. अगर मोबाइल में दूसरी कोई ऐप डाउनलोड करते हो, सेम फंक्शनलिटी है, जैसे शो माई ट्रेन, तो ट्रेन का नंबर डालो तो ट्रेन का लाइव लोकेशन बताएगा, ऐसा कोई छोटा सा ऐप है. अगर दूसरी वाली ऐप, उसका साइज 5 MB नहीं, थोड़ा 7 MB है, और उसका स्पीड फास्टर है, तो आप कौन सा डाउनलोड करोगे, 7 MB वाला. कौन सा वाला, 7 MB वाला, राइट. दो उसका इंस्टॉलेशन साइज 7 MB है, 5 MB से 2 MB ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन उसका स्पीड फास्टर है, तो आप क्या करोगे, स्पीड पे जाओगे. तो एक हमारा पैरामीटर होता है स्पीड, एंड दूसरा पैरामीटर होता है स्पेस, मेमोरी स्पेस. तो हम ट्राई करते हैं कि रैम या तो हार्ड डिस्क, उसमें कम से कम मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो, वो एक हमारा पैरामीटर रहता है. दूसरा होता है स्पीड पैरामीटर. तो पॉइंट ये था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब वो स्पेस लेगा मेमोरी में. रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्पेस लेते हैं, पर क्या वो ऑब्जेक्ट की डिजाइन जो होती है, लॉजिकल डिजाइन, क्या वो कभी स्पेस लेती है? नो सर. जैसे अभी हमारे अहमदाबाद में बहुत सारे ओवरब्रिज बन रहे हैं, राइट. अभी लास्टली में 1 आध महीने पहले 1-2 ओवरब्रिज ओपन किए गवर्नमेंट ने. ये गोता का ओवरब्रिज था, फिर शायद सरखेज के वहां पे एक ओवरब्रिज है, गांधीनगर को कनेक्ट करने वाला ओवरब्रिज है. जब ये ओवरब्रिज का प्लान बनाते हैं और गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अप्रूव करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके लिए फंड आता है, तो जब प्लान बनाते हो, डज दैट प्लान ऑक्यूपाई एनी स्पेस ऑन द सिटी? नो सर. तो ये एक बात याद रखना, ये जो क्लास है ना, क्लास नीचे का सेकंड वर्ड, ये क्लासेस जो है वो आपकी डिजाइन है, वो सिर्फ आपका लॉजिकल डिजाइन है, वो सिर्फ आपका प्लान है, ब्लूप्रिंट है. तो दे डोंट ऑक्यूपाई स्पेस. हाँ, उस क्लास के ऊपर से आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी या तो रियल टाइम एंटिटी, रन टाइम एंटिटी, तो ये ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. तो ब्रिज का पूरा लेआउट हमारे पास कागज पे रेडी है, और टेबल पे ऐसे लेआउट रख दो कि ब्रिज ऐसा बनेगा, ऐसा साइज है, ये है, वो है. दैट डजंट ऑक्यूपाई रियल स्पेस इन द सिटी. बट अगर वो लेआउट पर अप्रूव हो गया, डिजाइन अप्रूव हो गई, उस डिजाइन के हिसाब से अगर सिटी में आपने 3 जगह पे ब्रिजेस बनाए, तो एक्चुअली वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, राइट और नॉट? यस सर. हाँ, तो बस वही रियल लाइफ का कंसेप्ट यहाँ पे है. क्लास मतलब डिजाइन, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, पर उस क्लास के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आपने कोई ऑब्जेक्ट्स बनाए, उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे. ओके, दिस इज वन थिंग. ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय सेंडिंग मैसेजेस. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से
मैसेज सेंड करके कम्युनिकेट करता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट है फैकल्टी। फैकल्टी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फैकल्टी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करेगा कि अपीयर फॉर एग्जाम। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट फैकल्टी ऑब्जेक्ट को रिवर्स बैक फीडबैक देगा, अपीयर्ड फॉर एग्जाम एंड आंसर्ड दिस मच क्वेश्चंस। तो ये मैसेज गया। फैकल्टी वाला ऑब्जेक्ट वो क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करेगा, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को वापस क्या देगा, योर रिजल्ट एज पर योर एग्जाम, तो रिजल्ट वापस मिलता है। ऐसे मैसेज एक दूसरे को, मतलब शेयरिंग ऑफ फंक्शंस, शेयरिंग ऑफ प्रोसीजर्स होता है। ठीक है, तो ये एक बात याद रखिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम ही है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और हमने क्या पॉइंट सीखा कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट होते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें फिजिकल टच कैसे होगा, कंप्यूटर में को ब्रिज बनाना है तो ब्रिक्स होने चाहिए, सैंड होना चाहिए, आपको मेमोरी स्पेस। यस, कंप्यूटर का रियल वर्ल्ड जो है, कंप्यूटर का फिजिकल जो है वो मेमोरी स्पेस है। हार्ड डिस्क हो या रैम हो, उसके अंदर जब स्पेस ऑक्यूपाई होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल। उसके पहले कंप्यूटर के अंदर जितने प्रोग्राम लिखो, सिर्फ राइटिंग करो, वो प्रोग्राम जो है वो डिजाइन है सिर्फ, जो क्लास है वो डिजाइन है सिर्फ, तो वो आपका लॉजिकल है, दैट इज नॉट फिजिकल। बराबर है, तो ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकल। ओके, दैट इज वन थिंग। सेकंड पॉइंट है क्लासेस। ओपी के अंदर एक और कंसेप्ट है क्लास वाला, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सबसे इजीएस्ट कंसेप्ट। साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीजों में आप लोग ग्रुप और कैटेगरी बनाते हो। इवन आपके व्हाट्सएप में भी ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के, कि भाई कॉलेज का ग्रुप, फिर कोई जॉब करता है तो जॉब प्लेस है उसका व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं और पे फैमिलीज का ग्रुप, कहीं और पे, और मतलब अलग अलग कंसेप्ट के ग्रुप बनते हैं। तो ये कैटेगरी होगी, राइट। तो क्लासेस भी वैसे ही है, ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप। और दूसरी बात, क्लास एक तरह का डेटा टाइप हो गया। जैसे आपके पास सी में कौन कौन सी टाइप्स थी, तो आप बोलोगे इंटीजर, कैरेक्टर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ये हमने सी प्लस में और एक टाइप देखी, कौन सी टाइप थी, बुलियन। हाँ, ट्रू फॉल्स वाली, राइट। हाँ, बुलियन। तो ये सारे टाइप है ना, वैसे ही और एक टाइप बन गई क्लास। क्लास इज अ डेटा टाइप। इवन आपको सी के अंदर वो प्रिमिटिव टाइप्स और डिराइव टाइप्स ऐसे कुछ आया था। डिराइव टाइप्स कौन सी थी, डिराइव टाइप्स, डिराइव्ड मतलब किसी और टाइप से वो बनाई है। कौन सी डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, एरे, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, करेक्ट। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इज अ टाइप, एरे इज अ टाइप। ये डिराइव्ड है, डिराइव्ड मतलब इसको बनाने के लिए किसी और का हेल्प लेना पड़ता है। प्रिमिटिव मतलब बेसिक वाला। तो बेसिक वाली कौन सी टाइप्स थी, इंटीजर, कैरेक्टर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारी। इनका हेल्प लेके ही आप डिराइव करते हो, आप क्रिएट करते हो नई टाइप्स कॉल्ड एरे। फिर आपको अभी डेटा स्ट्रक्चर डीएस है ना सब्जेक्ट अभी, तो उसके अंदर हाँ, तो उसके अंदर आएगा एरे के अलावा लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारे भी टाइप्स आएंगे। फाइन। तो क्लास भी उसी तरह का एक टाइप है। अगर डेटा टाइप है तो एक टाइप के बहुत सारे वेरिएबल बनते हैं, वैसे एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। बराबर है। Once a class is defined data types and behavior of the objects belonging to that class. एक बार क्लास आप डिफाइन कर दो, once class is defined, data types and behavior, number of objects belonging to that class can be designed. तो अब डेटा टाइप्स, once a class is defined data type, yes, and behave number of objects, yes, belong to that class, उस क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो एक बार आपने क्लास डिफाइन कर दिया तो। ओके, क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड दे बिहेव लाइक बिल्ट इन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बिल्ट इन टाइप थे, जो आपने अभी बताया था, इंटीजर, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये बिल्ट इन टाइप्स है, ऑलरेडी उसने अपने बना के रखी है। वैसे ही टाइप का ये क्लास भी वैसे ही बिहेव करता है। ओके, चलो, तो ये दो मेन कंसेप्ट है। और याद रखना हमेशा, क्लासेस मतलब लॉजिकल डिजाइन, नो स्पेस ऑक्यूपाइड। ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंस, फिजिकल एग्जांपल्स, रियल वर्ल्ड एंटिटी, ऐसा उसको बोलते हैं, एंड दे ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस। ये दो चीज। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे, ट्रू और फॉल्स,
ट्रू। Yes, sir. अगर मेरा क्लास का नाम है कार, तो क्या कार एक डिजाइन का नाम होता है, डिजाइन होती है। अगर एक एक कार का जो क्लास है उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। हाँ, जैसे मारुति कार, सुजुकी कार, वॉक्सवैगन, फोर्ड कार, i10 कार, बहुत सारी कार। So, sir. हाँ, ये आप जितने भी नाम दोगे वो सारी कार के ऑब्जेक्ट जो है दे बिलोंग टू वन कैटेगरी, वन ग्रुप कॉल्ड कार। तो कार इज अ क्लास। मैं बोलता हूँ क्लास है फ्रूट। चलो कौन कौन से ऑब्जेक्ट है फ्रूट के? Apple, banana. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बस आपको थोड़ा सा Mango. किया कि भाई, मैं बोलता हूँ क्लास स्टूडेंट, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट के? रोल नंबर नेम। Sem 1 के, Sem 2 के, Sem नहीं, 3 के. हाँ, Minute. सैम 1 के, सैम 2 के, सैम 3 के। ये सैम 1, सैम 2, सैम 3 वो भी अगेन एक क्लास होगा, सेमेस्टर, उसके ऑब्जेक्ट हो गए। पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मतलब रोल नंबर नेम। हाँ, रोल नंबर नेम तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई अंदर, उसके एट्रीब्यूट्स। पर स्टूडेंट क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट हाँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब वो स्टूडेंट क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी इंफॉर्मेशन। अब उसके ऊपर से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो जैसे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, हम उसको नॉर्मली S1, S2, S3, S4 ऐसा बोल सकते हैं ना, तो वो उसके ऑब्जेक्ट्स बन गए। अगर आपके SY के अंदर मुझे अगर स्टूडेंट के क्लास बनाना है तो मैं अगर वो इन्फॉर्मेशन आप बोलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वैसे आपका स्टूडेंट का रोल नंबर, जैसे हम आपको नहीं बोलते कि अब ये जीमेल नहीं सॉरी गूगल मीट में लॉगिन होते हो, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ अभी जस्ट फॉर रेफरेंस पीपल, हाँ, ये जो BCA_SAM3_65_ ध्वनि, अब ये जो एग्जांपल लिया मैंने स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे अभी, उसमें से वो BCA फिर SAM3 फिर 65 फिर ध्वनि। कैन आई से ध्वनि इज अ ऑब्जेक्ट, राइट? यस सर। तो ये जो ध्वनि इज अ ऑब्जेक्ट, उसका क्लास क्या होगा? स्टूडेंट क्लास होगा कि नहीं? राइट? हाँ, अब सेमेस्टर 3 इज अ ऑब्जेक्ट, उसका मेन कैटेगरी क्या होगा? इसको SAM3 को क्या बोलते हैं? इट इज अ सेमेस्टर, राइट? सेमेस्टर क्लास का है। हाँ, सेमेस्टर क्लास का ये ऑब्जेक्ट हो गया SAM3। अच्छा, BCA क्या है? नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं? कोर्स, अंडरग्रेजुएट कोर्स। हाँ, ये BCA कोर्स है। और दूसरे कोर्सेज कौन से है? BBA, फिर हाँ, MCOM, फिर बहुत सारे। तो सर कोर्स हुआ और ये BCA और ये BBA है वो ऑब्जेक्ट हुआ। हाँ, एग्जैक्टली, ये BCA जो है वो ऑब्जेक्ट है, फिर BBA वो भी ऑब्जेक्ट हुआ, उसका मेन कैटेगरी हो गया कोर्स। तो ये पहला जो है मेरा वो कोर्स वाला ऑब्जेक्ट, दूसरा सेमेस्टर वाला ऑब्जेक्ट, तीसरा रोल नंबर वाला था ना, उसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंड फोर्थ स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो समझ में आया सबको अभी? Yes, sir. बस Yes, sir. ये सिंपल एग्जांपल है कि मैंने एक बार एक बना दिया कोर्स, तो कोर्स के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, तो दैट इज वन कंसेप्ट। चलो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये तीसरा कंसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट वन, एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। ये सारे है ना क्लासेस के फीचर है, ये ओपी के फीचर्स आएंगे, लेकिन क्लास ये बता दे एनकैप्सुलेशन मतलब क्या। C++ में ऐसा देखा गया कि वर्ल्ड में जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे आप स्टूडेंट ले लो, कार ले लो, अभी हमने लिया, फ्रूट ले लो, इनमें दो चीजें एसेंशियल होती है, दो पार्ट्स होते हैं उसके, दो उसके फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? तो एक तो उसका प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल मतलब डेटा होता है, पार्ट्स होता है, और दूसरा वो प्रॉपर्टी या वेरिएबल या डेटा यूज करके वो ऑब्जेक्ट कुछ बिहेवियर करता है, एक्टिविटी करता है। सो ऑलवेज वर्ल्ड में ऐसा देखा गया कि कार है तो कार के अंदर दो फीचर्स है उसके, एक तो कार के स्पेयर पार्ट्स, एंड यू मस्ट बी सरप्राइजिंग टू नो कार के अंदर 1000 ऑफ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स आर मोर देन 1000। और उसको अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में रखा जाए 1 by 1 तो 1 किलोमीटर से ऊपर उसकी लंबी लाइन जाएगी। इतने छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं कार के, एक्चुअली स्पीकिंग। तो कार के जो स्पेयर पार्ट है सारे, एक वो चीज उसका हो गया। कार में दूसरी चीज क्या होती है, ये स्पेयर पार्ट मिला के अगर आपने कार बना भी दी तो क्या वो ऐसी पड़ी रहती है? नो। कार के क्या होते हैं? एक्शंस होती है। कौन कौन सी एक्शन होती है कार की? क्या बिहेवियर होता है कार का? एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाँ, मतलब कार हम ड्राइव करते हैं तो एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करते हैं
मतलब लेफ्ट टर्न होता है, राइट टर्न होता है, कार को रिवर्स करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, करेक्ट, हॉर्न बजाते हैं कार का, ये सारी कार की एक्शंस हो गई, बराबर है। तो कार, उसके दो फीचर्स, एक उसके पार्ट्स या तो एट्रीब्यूट्स या तो उसके फील्ड जिससे कार बनती है, और दूसरा कार का बिहेवियर। आप स्टूडेंट का ले लो, स्टूडेंट इज ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट के पास क्या क्या पार्ट्स होंगे, उसके एट्रीब्यूट कौन से होंगे, उसका नेम होगा, उसका सिटी, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, उसका फीचर्स हो गए, क्या बोलते हैं उसको, उसके पार्ट्स। अब ये सब पार्ट्स में अगर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट इज S1, अब S1 स्टूडेंट क्या कर सकता है, बोलो, उसकी एक्शंस क्या क्या होती है, लर्निंग, वेरी गुड, लर्निंग, फिर रीडिंग, करेक्ट, हाँ, सेमिनार प्रेजेंटेशन, रीडिंग, लर्निंग, एग्जाम देता है स्टूडेंट, है ना, प्रोजेक्ट वाइवा देता है, ये सारे उसके एक्शंस हो गए। तो वर्ल्ड में ऐसा देखा गया कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट था ना, उसमें यही था कि ये जो कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, उसकी उन्होंने दो चीजें एसेंशियल निकाली कि एक उसके पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स, या तो उसके ये होते हैं एट्रीब्यूट्स, और उसका यूज करके वो ऑब्जेक्ट कुछ काम करता है, एक्शन, बिहेवियर, तो बिहेवियर होता है। कार ले ली हमने स्टूडेंट लिया, हमने लेट अस से फैन इज ऑब्जेक्ट, तो फैन के अंदर ब्लेड्स होती है, उसके अंदर कैपेसिटर होता है, उसका रॉड होता है, उसके कॉइल होती है, वो उसके पार्ट्स हो गए। और फैन की प्रोसेस क्या हुई, हवा देना, हाँ, तो फैन इज रोटेटिंग, तो स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, फिर फैन स्टॉप, मतलब आइडियल पोजीशन होता है, स्टॉप वाली पोजीशन, तो फैन स्टार्ट, फैन स्टॉप, फिर फैन इज स्पीड फास्ट, स्लो, मीडियम, फास्ट स्पीड हो गई फैन की। ये चीजें सारी फैन की एक्टिविटी हो गई। तो ये दोनों चीज को अगर कंबाइन करेंगे, उसको ज्वाइंट रखेंगे एक दूसरे से, उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। द रैपिंग, रैप करना मतलब कंबाइन करना, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, उसको क्लास बोलते हैं हम लोग। इट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। बोलो, समझ में आया ये पॉइंट? यस सर, है ना। एनकैप्सुलेशन के अंदर है ना, आपको एक वर्ड दिखेगा कैप्सूल, दिख रहा है कैप्सूल। तो ये डॉक्टर नहीं, हम जाते हैं बाहर तो डॉक्टर हमको देता है टैबलेट, एक सादी टैबलेट ले लो आप, उसको आप खोलोगे और नॉर्मल टैबलेट हाथ में रखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसको आराम से लेके दवा ले सकते हो। पर कैप्सूल देता है डॉक्टर, तो कैप्सूल के अंदर क्या होता है, हमेशा कुछ पाउडर होता है, कुछ ऐसा। हाँ, अब वो पाउडर जो है, उस पाउडर को नॉर्मल ह्यूमन हैंड से टच नहीं करना है, इसलिए तो उसको बाहर से कवर कर दिया कैप्सूल को, राइट ना। कैप्सूल आप बाहर से प्लास्टिक का कोटिंग होता है, राइट, पूरा। यस सर। हाँ, तो ये जो कैप्सूल है ना, वो अंदर का जो पाउडर है, वो आपका क्या हो गया, डेटा हो गया, समझ रहे हो। यस सर। और वो पाउडर बॉडी में जाएगा तो उसकी इफेक्ट होगी कुछ, तो आपका डिसीज होगा वो क्योर हो जाएगा, आपको सर्टन साइड इफेक्ट्स आएंगे, आपको ये जो बोला मैंने, जैसे कोई पेन है तो वो रिलीव हो जाएगा, तो उसका जो फंक्शन है। तो सर्टन कैप्सूल के अंदर कोई डेटा है, मतलब उसका पाउडर है, उसका टेक्निकल नाम होता है, जैसे एमॉक्सिलिन पैरासाइड, तो एमॉक्सिलिन करके वो पाउडर है, उसका इफेक्ट है कि वो अपना ये एंटीबॉडीज, क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक इफेक्ट देता है बॉडी में, तो जो सेल है डैमेज सेल उसको मार देता है। तो देखिए, वो पाउडर को और उसकी इफेक्ट को एक जगह पे हमने बंद कर दिया, एनकैप्सुलेट कर दिया, कैप्सूल कर दिया, हो गया, बराबर है। तो दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। अगर मैंने स्टूडेंट का डेटा और अगर स्टूडेंट के फंक्शन, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो हो गया एनकैप्सुलेशन। आपने ऑलरेडी इसमें से ये पार्ट किया हुआ है, डेटा वाला पार्ट, आपने अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स मिक्स की थी, कंबाइन की थी, क्या नाम दिया था उसको, सी में था, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर, करेक्ट। सेम टाइप का डेटा कलेक्ट करो तो एरे होता है, पर अलग अलग टाइप का डेटा कलेक्ट करो तो स्ट्रक्चर। हाँ, तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट ग्रेड, ये सब कलेक्ट किया तो डेटा आप कर चुके हो। इवन आपने उसके फंक्शंस भी किए होंगे, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कोई फंक्शन में पास करके उसके सारी वेरिएबल की वैल्यूज को असाइन करना, इनपुट और स्टोर करना, सब कुछ आपने किया होगा फंक्शन के थ्रू, राइट। यस सर। हाँ, क्योंकि कोई फंक्शन के ब्रैकेट में हम वेरिएबल पास करते हैं, वैसे स्ट्रक्चर वाला वेरिएबल पास कर दो, तो स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी स्मॉल वेरिएबल थे उन सबको आप प्रिंटफ स्कैनफ करते थे फंक्शन के थ्रू।
सी प्लस प्लस में या तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, उसी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को एक दूसरे से ज्वाइंट रखते हैं और उसको क्या नाम देते थे, वी कॉल इट एज अ क्लास। तो क्लास जो है वो आपका एग्जाम्पल है, वो कंसेप्ट बताता है, उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। कि भाई एनकैप्सुलेट किया मतलब उसको जॉइंट रखा, उसको बाइंडिंग किया। किसको बाइंड किया? दो चीजों को। कौन सी दो चीजें? कौन बताएगा? डेटा और डेटा एंड फंक्शन, राइट। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी साइंटिस्ट लोगों की, कंप्यूटर साइंटिस्ट वालों की, कि उन्होंने रियल वर्ल्ड का जो कंसेप्ट था वो कंप्यूटर वर्ल्ड में लाए। जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के हाथों में था वो चीज कंप्यूटर की मेमोरी में डाल दिया, इस तरह से डेटा और फंक्शन। फिर ये कॉन्सेप्ट इतना धूम चला, सारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स थे उसको ये फॉर्मेट में डिस्प्ले करने लगे, तो वन बाय वन सबके आंसर मिलने लगे, सॉल्यूशन आने लगा। उसके ऊपर से उन्होंने पूरा ये सॉफ्टवेयर बनाए, गेम्स बनाई, इंडस्ट्री में गेम्स और सॉफ्टवेयर सेल होने लगे और डेटा उस तरह से मेंटेन होने लगा, परफेक्टली मेंटेन होने लगा वापस। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर ये प्रोग्रामिंग और ये सॉफ्टवेयर यूज होने लगे। जैसे हमने कार का भी बताया, तो आपको पता है ऑटोमेटिक कार असेंबल हो जाती है अभी पूरी। अब की कोई कार में कार जो बनती है जहाँ पे इंडस्ट्रीज, जैसे साणंद में नैनो कार का प्लांट लगाया था, ये टाटा नैनो वाला कार का प्लांट था। फिर मारुति का कार का प्लांट होता है असेंबल करने का। मैंने जैसे आपको बताया उसके 1000 पार्ट्स होते हैं, मतलब वो पार्ट्स को अगर स्ट्रेट लाइन में रखा जाए तो 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाएगी, इतने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कार के। इंडिविजुअल एक पार्ट को आप हाथ में लो तो आप बोलोगे वो कार है, नहीं, वो इंडिविजुअल पार्ट होगा। स्टीयरिंग व्हील तो सिंगल पार्ट हुआ, हॉर्न तो सिंगल पार्ट हुआ, व्हील तो एक पार्ट ही हुआ ना। पर ये सारी चीजों को, स्टीयरिंग व्हील, हॉर्न, सीट, डोर्स, वाइपर्स, इंजन, ये सबको आप कलेक्ट करोगे और प्रॉपर फैशन में उसको असेंबल कर दिया, फिक्स कर दिया, तो जो डिजाइन बनी, जो इमेज बन गई, क्या उसको बोलोगे आप? दैट इज कार, दैट इज क्लास, करेक्ट, दैट इज कार। हाँ, कार का क्लास, करेक्ट। तो ये जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि साइंटिस्ट लोगों ने रियल वर्ल्ड की चीज को कंप्यूटर वर्ल्ड में फिक्स कर दिया, बहुत अच्छा लगा। तो एनकैप्सुलेशन इज दैट। फिर वो एक बार कार की डिजाइन पता चल गई, एक बार वो कार के बिहेवियर और सब कुछ पता चल गया, फिर आप उस डिजाइन के मल्टीपल कार्स बनाओ तो बनने लगे। ये साणंद में जो नैनो का प्लांट था, वहां पे जब इनिशियल बुकिंग था तो 2-4 महीने तक तो आपको डिलीवरी नहीं मिलती थी, उतना प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मिनी कार था, इंडिया का सबसे पहला स्मॉलेस्ट मिनी कार नैनो, राइट, इट वाज देयर। तो जैसे वो बनने लगा, ऑटोमेटिक पूरा मशीन, मतलब कंप्लीटली फुल्ली ऑटोमेटिक, सारे पार्ट्स वगैरह है उसको रेडी करो, सिर्फ उसको फिक्स करो, असेंबल कर दो। ओके, तो दैट इज व्हाट concept of encapsulation. Here the data is not accessible to outside world and those functions that are wrapped in the class can access them. जो फंक्शन है वही उस डेटा को एक्सेस करेंगे, दूसरा कोई बाहर वाला फंक्शन इस क्लास के फंक्शन को एक्सेस नहीं करेगा, डेटा को एक्सेस नहीं करेगा। ये उसका एक लॉक हो गया, एक बाइंडिंग हो गया। अगर स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन लिख दिया स्टूडेंट गिव एग्जाम, तो ये गिव एग्जाम वाला फंक्शन बाहर दूसरा कोई फ्रूट वाला क्लास या तो दूसरा कोई एम्प्लॉई या दूसरा कोई भी क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये गिव एग्जाम वाला फंक्शन कौन यूज करेगा? स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया वही यूज करेगा। यस, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो ग्रुपिंग अच्छी तरह से हो गया कि जिसका जो चीज है वही यूज करे, दूसरा कोई उसको टच नहीं करेगा। बट रियल लाइफ में आगे जाके ऐसे भी देखा कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट शेयर भी करते हैं। देखो यहाँ पे आगे लिखा है कहीं पे, ये रहा, ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय सेंडिंग मैसेजेस। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट और फैकल्टी ऑब्जेक्ट, एक दूसरे से शेयरिंग भी करेंगे, तब क्या होगा? फिर एक साइड आप बोल रहे हो कि ये उसी को यूज करता है, ये रहा, कहाँ गया? द डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड। एक बाजू बोलते हैं आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेसिबल नहीं है, फिर दूसरी बाजू बोलते हैं कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ये कैसा हुआ? तो उन्होंने क्लास के अंदर ये चीजें रखी कि अगर क्लास का कोई फंक्शन या डेटा किसी और को यूज करना है तो दीज आर सर्टेन रूल्स, इस तरह से आप शेयर कर सकते हो। तो एक साइड उसने प्रोटेक्शन भी दे दिया, सेफ भी कर दिया, और एक साइड उसने परमिशन भी दे दिया कि आप शेयरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आगे आएगा कैसे करता है। दिस फंक्शन प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, डेटा एंड प्रोग्राम्स। यस, ये जो क्लास के फंक्शन होते हैं वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, किसको? ऑब्जेक्ट को, कि बाहर वाला ऑब्जेक्ट ये इंटरफेस के मतलब फंक्शन के थ्रू क्लास के जो वेरिएबल है उनसे टच कर सकता है।
गिव एग्जाम, एड स्टूडेंट, मॉडिफाई डिटेल्स, ऐसे सारे फंक्शंस है। उसके थ्रू आप स्टूडेंट के जो प्रॉपर्टी थी, सारी आईडीज थे उसके, सॉरी एट्रीब्यूट थे, वेरिएबल्स, वो सबको आप टच कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। पर वो फंक्शन के थ्रू ही कर सकते हो, बाहर से कुछ भी डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। ये अच्छा लॉक हो गया। ओके, ऑफ डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग। देखिए, इंसुलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग। बाहर से कोई डेटा सीधा यूज नहीं कर सकता, उस डेटा को हाइड कर दिया, उसको इंसुलेट कर दिया। आपने फिर इलेक्ट्रिक करंट बना का, ये तार क्या है, वायर, इंसुलेशन टेप आप बोलते हो जिसको, आपका नॉर्मल जो घर पे जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, अगर वहां पे कुछ ब्रेक हो जाए, आपको उसको ज्वाइंट करना है, तो दो तारों को ज्वाइंट करने के बाद इंसुलेशन टेप लगाते हैं। व्हाट इज दैट इंसुलेशन? इंसुलेट करना मतलब उसको प्रोटेक्ट कर देना, आउटसाइड से आप उसको टच नहीं कर सकते। ऐसे भी लाइव वायर होगा तो कोई डेफिनेट टच नहीं करेगा, पर इंसुलेशन टेप कर दिया तो अंदर का जो वायर था, तार था क्रोमियम का या कॉपर का, दैट इज सेफ गार्डेड फ्रॉम आउटर साइड। करेक्ट और नॉट? फाइन। Yes, sir. Correct, sir. या तो ये इंसुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। एनकैप्सुलेशन वाले कंसेप्ट ने ये काम कर दिया कि उसने क्लासेस जो थे वो बनाए और क्लास के अंदर दो चीजें डाल दी, डेटा और फंक्शन। ओके, फिर आगे दूसरे कंसेप्ट आते हैं, इनहेरिटेंस। तो ये कंसेप्ट है, जैसे आपके फैमिली में होता है इनहेरिटेंस, हम बोलते हैं ना, फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स, पेरेंट्स के थ्रू आपके पास, आपके थ्रू आपके आगे जनरेशंस में कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट होगी, राइट? तो वैसे ही रियल वर्ल्ड का ये एग्जांपल लेते हुए C++ में है तो OOP के अंदर ये भी कंसेप्ट था, इनहेरिटेंस। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास it acquire the property of object of another class. It support concept of reusability and hierarchical classification. हम देखेंगे डिटेल में क्या होता है इनहेरिटेंस मतलब। जैसे मैं बोलूं कि स्टूडेंट, एम्प्लॉय, आर्टिस्ट, ये तीनों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है कि नहीं? क्लासेस है। Yes, sir. हाँ, स्टूडेंट क्लास अलग प्रॉपर्टी है उसकी, एम्प्लॉय क्लास अलग प्रॉपर्टी है, आर्टिस्ट अलग अलग उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है। पर ये तीनों कॉमन प्रॉपर्टी भी शेयर करते हैं। जैसे स्टूडेंट के अंदर भी नेम होता है, आर्टिस्ट का भी नाम होता है, एम्प्लॉय का भी नाम होता है, तो नेम इज अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो ये तीनों, क्या ये तीनों एक कैटेगरी के अंदर नहीं आते? बोलते पर्सन, स्टूडेंट इज अ पर्सन, एम्प्लॉय इज अ पर्सन, आर्टिस्ट इज अ पर्सन। यस और नो? Yes, sir. इन तीनों को, Yes, sir. हाँ, इन तीनों को अगर मैं पर्सन कैटेगरी की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो हो जाएगी। पर्सन हैज नेम, पर्सन हैज बर्थ डेट, पर्सन हैज नेटिव सिटी, एड्रेस, पर्सन हैज एड्रेस, पर्सन हैज फोन नंबर। तो ये सारी चीजें कि नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, ये सारी चीजें अगर मैं पर्सन वाले ग्रुप में रख दूं तो फिर वो पर्सन वाली चीजें स्टूडेंट भी यूज करेगा, पर्सन वाले ये एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय यूज करेगा, पर्सन वाले एट्रीब्यूट्स आर्टिस्ट भी यूज करेगा। यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो ऐसे कंसेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। आपको स्टूडेंट के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर, आर्टिस्ट के अंदर वापस वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। सबके अंदर नेम नेम नेम, एड्रेस एड्रेस एड्रेस, बर्थ डेट बर्थ डेट बर्थ डेट, फोन नंबर फोन नंबर फोन नंबर, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने जो पर्सन में लिखा था उसको आपने तीनों में यूज कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? रीयूजेबिलिटी। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो एक क्लास में आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उस क्लास के वेरिएबल दूसरे क्लासेस के अंदर आराम से यूज कर सकते हैं विदाउट री डिक्लेयरिंग देम। उसका रीयूज कर लिया हमने, एक जगह पे डिक्लेयर करो, दूसरी जगह पे उसको रीयूज कर लो, तो उसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। तो इनहेरिटेंस से वो होता है रीयूजेबिलिटी। और दूसरा होता है हायरार्किकल, जो अभी मैंने बताया, पर्सन, पर्सन के नीचे आएगा स्टूडेंट, एम्प्लॉय और आर्टिस्ट। ट्री स्ट्रक्चर, हायरार्की स्ट्रक्चर मतलब वो कॉर्पोरेट में नहीं होता है, कंपनी में, कि जनरल मैनेजर, उसके नीचे डेप्यूटी मैनेजर्स, उसके नीचे सुपरवाइजर्स, उसके नीचे होते हैं वर्कर्स, ये स्ट्रक्चर। जैसे कॉलेज में होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे फैकल्टीज, फैकल्टीज के साइड में प्यून्स, और फिर फैकल्टीज के अंडर में वापस वो क्या बोलते हैं, फैकल्टी मतलब एचओडी, एचओडी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर सब फैकल्टीज, ट्रेनीज। ये हायरार्की स्ट्रक्चर होता है। इनहेरिटेंस वो बताता है आपको।
अभी मैंने आपको ये वर्चुअल बताया कि पर्सन के नीचे 3 कैटेगरी है, स्टूडेंट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के नीचे भी अगर मैं 2 कैटेगरी बना दूं कि मेरे पास 2 टाइप के एम्प्लॉय है, एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम एम्प्लॉय, करेक्ट और नॉट? Yes. हाँ, स्टूडेंट के नीचे मैं वापस कैटेगरी बना दूं, स्टूडेंट के अंदर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, डिग्री स्टूडेंट्स, तो कैटेगरी बन गई कि नहीं? यस सर। आर्टिस्ट के अंदर भी मैं कैटेगरी बनाऊं कि एक मॉडर्न आर्टिस्ट है, एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, तो ये पूरा हायरार्की बन गया। तो इनहेरिटेंस ये चीज बताता है, जो जो एट्रीब्यूट रखे थे, पर्सन का नेम, उसका एड्रेस, सिटी, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें स्टूडेंट क्लास को मिलेगी, स्टूडेंट के नीचे डिप्लोमा स्टूडेंट थे उनको भी मिलेगी। Yes, sir. बस, तो देखिए आपके रियल वर्ल्ड में जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वही स्ट्रक्चर रियल वर्ल्ड का है इनहेरिटेंस के थ्रू। और बिलीव मी कि ये इनहेरिटेंस, फिर एनकैप्सुलेशन, ये कंसेप्ट यूज करके, ओओपी के ये कंसेप्ट है, उसको यूज करके अगर आप C++ लैंग्वेज लो, या तो पाइथन ले लो, या तो जावा ले लो, या तो C# ले लो, कोई भी लैंग्वेज लो, पर जब भी आप ये बनाओगे सॉफ्टवेयर, फिर वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक्चुअली इंप्लीमेंट होगा, और उसमें डेटा इनपुट करना स्टार्ट करोगे और रियल वर्ल्ड का डेटा इसमें डालोगे, आपको डेटा मैनेज करने में एकदम ईजी हो जाएगा। जो भी कंपनी में जहाँ पे भी ये डेटा सॉफ्टवेयर जाता है, ये प्रोग्राम वर्क करता है, वहाँ पे फ्यूचर में आपको जब भी डेटा चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसके थ्रू आराम से निकाल पाओगे, आपका डेटा सेफ रहेगा, एंड इट वर्क्स वेरी नाइसली। ओके, तो ये चीजें, और एक तीसरा कंसेप्ट है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, मैं अभी लिखता हूँ। सपोज द कंसेप्ट इज, नाम हमने देखा था, इफ यू रिमेम्बर, क्या है ये नाम? Yes, sir. Sir, many format. हाँ, मैनी फॉर्मेट्स, एग्जैक्टली, मैनी फॉर्मेट्स, पॉलीमॉर्फिज्म। वो कल हमने वो फाइंड एरिया नहीं किया था, एक फंक्शन था, हाँ बस बस वैसा ही। तो रियल वर्ल्ड में ऐसा देखा गया है, रियल वर्ल्ड का ही ये डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट यहाँ पे लिया है, पॉलीमॉर्फिज्म। कई बार एक ही काम करना है, नाम एक ही होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग अलग होता है। पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी पेमेंट, सैलरी पेमेंट, ऐसा एक फंक्शन ले लो, तो यह क्या फंक्शन हर एक एम्प्लॉय के लिए सेम होगा? नो, अलग अलग ग्रुप के एम्प्लॉयज को अलग अलग फॉर्मूला होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो सैलरी पेमेंट इज अ सिंगल फंक्शन, बट उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट्स होंगे। तो ये कंसेप्ट हो गया। कल हमने कौन सा लिया था? फाइंड एरिया। अगर आपको कोई ग्राउंड का एरिया फाइंड करना है, तो देन यू सी कि ग्राउंड कैसे शेप में है। स्क्वायर है तो अलग फॉर्मूला, रेक्टेंगल अलग फॉर्मूला, आपका ट्रायंगल है अलग फॉर्मूला, सर्कल अलग फॉर्मूला। एरिया नेम, सेम फंक्शन नेम कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। Function overloading. हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग, Sir, यस। ये दोनों सेम है, पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शन ओवरलोडिंग? यस, फंक्शन ओवरलोडिंग एक्चुअली ना पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, फंक्शन, Okay, sir. हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग, फिर और एक दूसरा नाम आगे आएगा, फिर आएगा, कैन यू सी दिस? ये सारे एग्जांपल है उसके। Yes, sir. इवन ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो आपने कर लिया है ऑलरेडी, सी के टाइम पे भी करते थे आप लोग, सी लैंग्वेज में भी अननोइंगली आपने ऐसा लिखा था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग था, मैंने समझाया था एक बार, है ना? Yes, sir. ये ए प्लस बी मतलब एडिशन करता है, और ये प्लस बी मतलब पॉजिटिव भी बनाता है ना? तो ये ऑपरेटर को आपने ओवरलोड किया। Yes, sir. प्लस वाले ऑपरेटर सिंबल का एक काम था एडिशन करना, अब उसी ऑपरेटर प्लस वाले को आपने और एक काम दे दिया कि जो भी बी की वैल्यू उसको पॉजिटिव बनाओ, ऑलरेडी इसको ओवरलोड हो गया। तो अननोइंगली आप ये चीज पहले से करते थे, इम्प्लिसिटली बिल्ट इन ये फंक्शनलिटी ऑलरेडी सी में थी, है ना? सब लोगों ने ये किया होगा ऐसे, इवन ऐसा अप्लाई किया, सपोज ए माइनस बी किया होगा, फिर ये माइनस बी, बोलो ऐसा किया था कि नहीं? चलो ये था ए इंटू बी, और ये इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई बताएगा? ए स्टार बी मतलब क्या हुआ? ए मल्टीप्लाई बी। बराबर, और ये स्टार भी लिखोगे तो सी में क्या होता है कंसेप्ट? याद करो,
एक्चुअली पॉइंटर पॉइंटर देखो, मैं ऐसा लिखूं तो ये तो पॉइंटर बन गया, यस और नो। Yes, sir. तो इसका मतलब ये इसका मतलब ये स्टार का एक मीनिंग हुआ मल्टीप्लाई करना, और वही स्टार मैं ऐसे यूज करता हूं तो इसका मीनिंग हुआ पॉइंटर वेरिएबल। ऑलरेडी आपने ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया तो ये बता दें मैनी फॉर्मेट्स, पॉलीमॉर्फिज्म। तो अननोइंगली हमने सी लैंग्वेज के अंदर ये काम कर चुके हैं। सी प्लस प्लस में इससे और बढ़िया काम करेंगे, हम एक्चुअली उसका पावर बताएंगे, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो फंक्शन ओवरलोडिंग है, कंस्ट्रक्टर नाम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारे उसके एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म के। ओवरलोडिंग मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये भी एक फीचर है। तो ये ऐसे मेन 3 फीचर याद रखना, एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, ये 3 फीचर्स है किसके, ओओपी के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अब सबसे मेन फीचर है क्लास, और क्लास से ऊपर से बनेगा ऑब्जेक्ट। ये सारे फीचर्स, ये सारे उसके अलग अलग यू कैन से एट्रीब्यूट्स, उसके फीचर्स मिला के आपका ओओपी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग बनता है कंपेयर टू सी लैंग्वेज। फिर जहां पे रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने में सी लैंग्वेज स्टॉप हो जाता है, वहां से ये सी प्लस अपना काम चालू करता है। क्योंकि इतने सालों तक सी लैंग्वेज मार्केट में चल रहा है, वी एग्री दैट, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल तो उसी से मिलते हैं। बट सर्टन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जो स्टार्ट हुए रियल वर्ल्ड के, वो सी लैंग्वेज वाज नॉट एडिक्वेट, वाज नॉट इट। देन वी गॉट दिस ऑल concepts implemented in C++. બોલો સમજાયું આટલું? Yes, sir. વેરી ગુડ. એટલે યુનિટ 1 ને આજે ક્લોઝ the most important facility है C++ की, important facility that C++ adds on to C, C को ऐड करता है, वो कौन सी फैसिलिटी है? तो क्लासेस, इनहेरिटेंस जो भी हमने देखा, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर, ये सारी उसकी मेन फैसिलिटी है। दिस फीचर, ये सारे फीचर्स enable creating of abstract data types, ये आगे आएगा, inherit properties from existing types, support polymorphism, and thereby making C++ a truly object-oriented language. ये सारे फीचर्स, ये सब फैसिलिटी देते हैं। ओके, वही सी वाले टोकन इसमें कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स सब इसमें आते हैं। और यही चीज है सी की सारी। देखो कैरेक्टर 1 बाइट, ये रेंज उसकी, अनसाइंड कैरेक्टर, साइंड कैरेक्टर, ये क्या डिफरेंस था उसमें, कोई बताएगा? सी में क्या कर चुके होंगे आप? ये अनसाइंड कैर और साइंड कैर का मतलब क्या होता है? देखो रेंज देखो तो कुछ पता चलेगा आपको, हिंट आएगा। अनसाइंड यानी नेगेटिव होता है। नेगेटिव साइन में होगा। हाँ, साइन में देखो उसकी रेंज -128 से +127, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है, साइंड वैल्यूज भी आ जाती है उसमें साइन में। और ये जो था अनसाइंड, मतलब वो नेगेटिव वैल्यूज कवर नहीं करता है। 0 से रेंज स्टार्ट हुआ, 0 से, और 128 नहीं, वो माइनस वाले सारे से उतनी वैल्यू भी आगे मिल गई तो 255 तक पहुंच गया, बराबर ना? ओके, वैसे इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, अभी आपको क्लियर हो गया। नॉर्मल इंटीजर मतलब साइंड होता है, तो -32,000 से लेके +30,000 तक। और अगर अनसाइंड हो गया तो माइनस वैल्यू निकल गई, उतनी 32,000 की वैल्यू प्लस साइड पे चली गई तो बढ़ गया, तो 0 से 65,000 तक पहुंच गया। तो कभी आपको ऐसा है कि वो प्रोग्राम नहीं था इनिशियली आपने सी में बनाया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, हमने भी इवन बनाया सिंपल इंटरेस्ट, PRN। हाँ, अगर उसमें P की वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू कभी नेगेटिव होती है? नहीं, बराबर ना? तो P की वैल्यू कैसे लेनी चाहिए? अनसाइंड इंट लेनी चाहिए, राइट और नॉट? सर हाँ, कभी रेट कभी नेगेटिव नहीं होते। तो जहां पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती है उसमें अनसाइंड इंट ले लो, तो आपकी रेंज देखो कितनी बढ़ गई। क्या हो गया? यस और नो? तो ऐसे अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास, इनका यूज करके रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उसको इंप्लीमेंट करना होता है।
तो सी प्लस प्लस ये सब प्रोवाइड करता है। 2 बाइट का है इंटीजर, कैरेक्टर 1 बाइट का है, फिर फ्लोट एंड लॉन्ग 4 बाइट्स के है। ये रहा, लॉन्ग इज 4 बाइट्स एंड फ्लोट ऑल्सो 4 बाइट के है। डबल 8 बाइट का है, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स का है। ये उसकी साइज बताई है, बराबर, मतलब सी प्लस प्लस का थोड़ा सा बताया है। चलो दिस वन इज देयर, ओके, एंड ओपी का मैंने बता दिया आपको। हाँ, ये 2 चीजें मुझे आज इंपॉर्टेंट वन, और पीओपी और ओपी का डिफरेंस क्या है वो दिखाने के लिए आपको मैं, या लेट मी शो यू वन थिंग, या डिफरेंस ऑफ ओपी एंड पीओपी। हाँ, अभी जस्ट पे अटेंशन। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों के। ये एक इंफॉर्मेटिव है एंड हमारा सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लेता है। ये देखो आगे ओ अप्रोच लिखा है और ये प्रोसीजरल अप्रोच है, रीयूजेबिलिटी है इसमें, मेंटेनेबिलिटी है, ये सब क्वेश्चन इसको होता है पर्सन को, तो कैसे सॉल्व करता है। Folks, welcome back. Do you know how mugging up a topic is different from understanding it? My name is Anuj. Keep watching this video on object-oriented approach and you will get the answer. ओके, Let me ask you a simple question. How to prepare a bhel? इंटरेस्टिंग है। हम सब लोग घर पे भेल बना के खाते हैं। कभी कभी बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा होता है कि शाम को पूरा खाना नहीं बनता है तो कोई सिंगल आइटम बनाते हैं, तो भेल इज द इजीएस्ट वन। लेट अस सी द कांसेप्ट नाउ। Snack. ओके You may assume that the required bhel quantity is 400 gram. ओके, Well, this could be most probable answer. We need some ingredients like onion, tomato, roasted groundnuts, lemon, tamarind chutney. Okay. Then take a container for bhel. Put 200 grams of puffed rice in the container. Add 100 grams of save to it. Okay. Then add 5 tablespoons of mint chutney and so on. Finally, mix the content in the container. ओके, Then serve about 100 grams per plate. ये 400 ग्राम बन गई तो 100 ग्राम के 4 लोगों को सर्व हो गया, बराबर है। सिंपल लॉजिक। Very straightforward, isn't it? So can we automate the process and get it done by machine? Yes, we can. Write the algorithm and feed the same to a robot. Now, if someone is looking for more spicy bhel, then what to do? तो ये तो 4 लोगों का था, 4 पर्सन के लिए था, तो रोबोट को दे दिया तो वो बना देगा, पर हमको थोड़ा सा वेरिएशन लाना है तो कैसे करेंगे। Well, we need to add few extra spoons of chutney and rewrite the algorithm. What Okay. if we want to use some different kind of container? Will that affect the steps? Which one? It may affect the way ingredients can be added or mixed or taken out for serving, isn't it? Okay. Rewriting these statements in algorithm are risky since it may affect other steps accidentally and machine may stop working. ओके, Now for a moment, think about why making the bhel more spicy was not so complicated for human brain. Or when the container is changed, we did not have to relearn the entire recipe. हमारा ह्यूमन ब्रेन है, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो हम ऊपर से थोड़ा सा चटनी डाल देंगे तो हो जाएगा, या तो कंटेनर बड़ा कर दो तो ज्यादा क्वांटिटी बन जाती है। हमारा ह्यूमन ब्रेन तो ये सब इजीली कर लेता है, पर वही ह्यूमन ब्रेन की क्वालिटी कंप्यूटर में दी नहीं हमको, राइट। Well, if someone mugs up the recipe by heart without understanding it, he or she will face similar problems. ओके, However, the creative, intelligent human brain does not memorize the process as sequential steps from the recipe book. ओके, It takes a better approach. Step 1. On reading the procedure, which is nothing but recipe here, our brain understands and creates different entities. First entity is bhel container, फाइन, which contains the object of bhel. राइट Now, bhel template is understood with various ingredient properties. राइट, Then the brain tries to figure out how these entities are going to interact with each other. फाइन, In the second step, brain understands how to maintain the right quantity of these properties. For example, salt should be added carefully. ओके, When we model this behavior of brain in a software, we will get a bhel class उसके पास प्रॉपर्टीज है और उसके नीचे बिहेवियर्स है, container allows to accommodate bhel, Right. add ingredients, mix the ingredients, Okay. and take out some quantity of bhel. राइट। These entities, now some operational steps are memorized. Fine. This is step 3.
begins with creation of object of container. ओके, इंपॉर्टेंट वन, ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेनर बनाया, ऑब्जेक्ट ऑफ वेल बनाया, Next, make this container as placeholder for mail. फाइन, Note that we have only empty template inside this container so far, करेक्ट, which is a logical structure without any physical content. ओनली स्ट्रक्चर विदाउट एनी कंटेंट, राइट, It's like a film director who knows what is going to happen, at which place, at what time. Then we keep on adding ingredients to Bale via Okay. add ingredient mechanism provided by Bale container. ओके, Once we know that a container will essentially have this behavior, then actual container, even if replaced, doesn't affect main procedure. Right. Since the detailing of how exactly the methods will work is encapsulated inside that particular entity. अगर ये फंक्शन के जो पैरामीटर्स है उसको आप चेंज कर दो तो आपका आउटपुट चेंज जाएगा। अगर 4% के लिए है तो वैल्यूज अलग होगी, अगर 40 पीपल के लिए है तो भी वैल्यूज बदल जाएगी। सिर्फ आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंज करनी, बाकी फंक्शन तो वही रहेगा। ये फैसिलिटी है। For example, if we change the container to a special container with sophisticated machine parts to mix the base, Okay. even then the procedure will talk about what to do, which will be nothing but a method called to mix ingredients, but how to do is taken care by object itself. राइट, Finally, container also allows to get a required quantity of base. The Correct. recipe is same, however, the design approach is more flexible this time. It includes separation of what and how operations. सो फार क्लियर एवरीबॉडी, इस तरह से हो सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर। This is known as object-oriented approach. The Bell structure is now more intuitive. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या क्लियर हो रहा है ये चीज? तो देखिए हमारे रियल वर्ल्ड, हाँ वेरी गुड, ये रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, उसको कंप्यूटर में बताया। हाँ बोलिए। ये बिहेवियर है वो सब फंक्शंस है। ये एग्जैक्टली, हाँ वो फंक्शंस है, और उसके ब्रैकेट में जो है वो पैरामीटर्स है, आर्गुमेंट हम जिसको बोलते थे। Where we can add extra spoon of chutney in a controlled fashion with assurance about not affecting any other ingredients. राइट, So the design is more robust this time. Now let us see one more example. A spoon एक of सेकंड, chutney एक सेकंड ना, in a controlled जस्ट fashion with assurance about not affecting any other ingredients. So the design is more. ये जो 3 कीवर्ड लिखे ना वो हमारे ह्यूमन क्वालिटी के होते हैं, वो इसमें कंप्यूटर में आ गए। फ्लेक्सिबल भी है 4% के लिए और 40% के लिए हो सकता है। रॉबस्ट है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करना पड़ता है। बड़ा वेसल लिया तो अकॉर्डिंगली बनेगा, छोटा वेसल लिया तो ऐसा बनेगा। इंट्यूटिव है, मतलब वो अंदर से पता कर लेता है कि क्या क्या फंक्शन यूज करने हैं। ओके, तो ये जो फ्लेक्सिबल, रॉबस्ट, इंट्यूटिव, ये जो ह्यूमन क्वालिटीज होती है प्रोसीजर की, वो अब इसमें भी दिखाई देने लगी। तो हमारा मेन पर्पस वही है। कंप्यूटर हम करते क्यों है? कंप्यूटराइज वर्क। जो ह्यूमन प्रोसेस है, मैनुअल प्रोसेस है, उसको कंप्यूटराइज प्रोसेस बनाओ, बट ऐसी बनाओ कि वो मैनुअल जैसी लगने लगे। ओके, Robust this time. Now let us see one more example. How do we calculate volume of a box? नहीं आज हम इतना तक रखते हैं, मुझे बस आपको ये कंसेप्ट बताना था। बाकी और लंबा है वीडियो, लेकिन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टुडे विल कीप अप टू दिस। तो आई होप कि ये इंटरेस्ट, हाँ ये फिट भेल वाला इंटरेस्टिंग रहा आपको और उसने हमारा कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया। जस्ट अ मिनट। यस सर। या तो चलो आज यहाँ तक रखते हैं, और मोस्ट पॉसिबली हमारा नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे क्लासेस और स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज